तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एपिसोड नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी विट्स और मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखें तो पीछे वाले वीडियो आप ज़रूर देख लें, जिससे आपकी हिस्ट्री की जो आउटलाइन है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मैंने वहाँ पर बड़ी आसानी से समझाने का प्रयास किया है। चलो अब आगे शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स और मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में अब पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सिटी विट्स एंड मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री और यूनिवर्सिटी विट्स क्या थी उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी विट्स, a group of the late 16th century Elizabethan English playwright and pamphlet writers educated at Oxford और कैम्ब्रिज। यूनिवर्सिटी विट से सीधा सा मतलब यही है कि जो लोग ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लेट 16th सेंचुरी यानी कि एलिजाबेथन एज में जो वहाँ पर पढ़े थे और वापस आकर उन्होंने जो ड्रामाज वगैरह लिखे थे, प्लेराइट लिखे थे, पैम्पलेट्स लिखे थे, उनके ग्रुप को ही यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था। इसमें 7 लोग थे, इसमें से 3 ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, 3 कैम्ब्रिज से पढ़े थे और थॉमस किड इनमें से किसी यूनिवर्सिटी का है, ऐसा कोई बता नहीं सकते फिक्स। टर्म कॉइंड लेटर बाई 19th सेंचुरी क्रिटिक जॉर्ज सेंट्सबरी। यूनिवर्सिटी विट्स की जो टर्म है वो जॉर्ज सेंट्सबरी ने कॉइन की थी। दे ट्रांसफॉर्म इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम मिडेवल मॉरलिटी प्लेज इनटू सोफिस्टिकेटेड सेक्युलर एंड पोइटिक थिएटर, पेविंग द वे ऑफ फॉर शेक्सपियर। जो यूनिवर्सिटी विट्स थे उन्होंने ही शेक्सपियर का आगे का जो रास्ता था वो उन्होंने आसान किया। इन्होंने इंग्लिश ड्रामा को ट्रांसफॉर्म किया। जो पहले मॉरलिटी और मिरेकल वगैरह प्लेज आते थे, सोफिस्टिकेटेड होते थे, और उनको उन्होंने सही किया। मेटाफिजिकल पोइट्री, अब मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है उसके बारे में देखते हैं। ए टर्म कॉइन बाय सैमुअल जॉनसन के द्वारा टर्म कॉइन की गई 18th सेंचुरी में आफ्टर ड्राइडन के बाद में। रिमार्क डन को कहा जाता था अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। ये ड्राइडन ने कहा था जॉन डन के लिए कि जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। इट रेफर्स टू ए 17th सेंचुरी मूवमेंट ऑफ poets who rejected smooth Elizabethan convention in favor of the intellectual wit, complex psychological analysis, and the philosophical argument and unorthodox poetic meters। जो 17th सेंचुरी का जो मोमेंट था जिसमें कवियों ने एलिजाबेथन की जो कन्वेंशन थी, जो पुरानी परंपराएं थी, जो इंटेलेक्चुअल वेट, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एनालिसिस, इनके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। जो पुराने जो लव वाला जो मामला था, जो इमोशन वाला था, इसको उन्होंने कम किया। और मेटाफिजिकल पोइट्री को शुरू करने वाले जॉन डन ही थे, और जॉन डन के जो आसपास के जो लोग थे, जो राइटर्स थे, जो जॉन डन से प्रभावित थे, वो भी इसमें लिखते थे। अब मेटाफिजिकल पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स और मेटाफिजिकल पोइट्री, दोनों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, एकेडमिक एंड द क्लासिकल फाउंडेशन। यूनिवर्सिटी विट्स से क्लासिकल नाटकों की और एकेडमिक वहाँ पे नींव पड़ी। इन्फ्यूज्ड देयर प्लेज विद क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन मिथ पर आधारित थे, हिस्ट्री पर आधारित थे, रेटोरिक एंड लर्न एंड यूनिवर्सिटी, जो कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, और उन्होंने क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन मिथ पर उन्होंने ड्रामाज वगैरह लिखी। हेरोइक थीम्स पर लिखा, ड्रामेटिक वाइटलिटी के ऊपर लिखा, प्रेफर्ड ग्रांड लार्जर देन लाइफ सब्जेक्ट। ग्रांड वहाँ पे उनकी जो स्टाइल थी लिखने की, वो ग्रैंड स्टाइल में लिखते थे, और लार्जर देन लाइफ सब्जेक्ट, जैसे मार्ले का जो टैम्बरलैन और डॉक्टर फॉस्टस है, वो वहाँ पर वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। टैम्बरलैन जो वही है जो मध्य एशिया में जो तैमूर लंग था, उसी का ही ये इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है टैम्बरलैन। और डॉक्टर फॉस्टस जो इसका मार्लो का जो फेमस ड्रामा है वही है। पायोनियरिंग ब्लैंक वर्स, इसी एज में ब्लैंक वर्स की भी नींव पड़ी थी। पहले लोग राइम में लिखते थे, ब्लैंक वर्स में नहीं लिखते थे, लेकिन जब सर फिलिप सिडनी और
डेनियल, ये जो आए थे, जो एरोपेगस ग्रुप था, वो कहता था कि अपन ब्लैंक वर्स में लिखेंगे, ये राइम में नहीं लिखेंगे। एलिवेटेड अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर इनटू ए फोर्सफुल मीडियम फॉर पब्लिक स्टेज और ड्रामा। जो ड्रामा था, पहले जो ड्रामेटिक जो पोइट्री थी वो आनी बंद हो गई और पब्लिक स्टेज के लिए जो ड्रामा था वो ऐसे ही प्रोज फॉर्म में लिखा जाने लगा। आयम्बिक पेंटामीटर को उन्होंने चूज किया लेकिन अनराइम कर दिया उसको। वायोलेंट एंड द रोमांटिक प्लॉट्स ब्लेंडेड ट्रेजिक ग्रेंजुअर विद रिवेंज, ट्रेजिक पैसन एंड द ट्रेजिक डाउनफॉल इसमें दिखाया जाता था ड्रामा में। पहले ये नहीं दिखाया जाता था, ये सिर्फ बोला जाता था, सिर्फ नरेट किया जाता था। उसके बाद में ये हर थिएटर पर दिखाया जाने लगा, जिसमें रिवेंज, ट्रेजिक पैसन एंड द ट्रेजिक डाउनफॉल उसमें दिखाया जाने लगा, यानी कि ये ट्रेजिडी के वगैरह दिखाई जाने लगी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री क्या थी? मेटाफिजिकल कंसीट, एक्सटेंडेड, एलाबोरेट एंड सरप्राइजिंग कंपेरिजन्स बिटवीन टू वास्टली डिफरेंट थिंग्स। मेटाफिजिकल कंसीट यानी कि दो ऐसी चीज़ें जिनमें कोई तुलना हो ही नहीं सकती, लेकिन उनको ज़बरदस्ती ऐसे मिलाया गया हो, बिना किसी लॉजिक के उनको मिला दिया गया हो। कंपेयरिंग टू लवर्स सोल्स टू ए ड्राफ्ट्समैन, मैथ कंपास एंड डन्स ए वैलिडिक्शन, जिसमें ए वैलिडिक्शन फॉरबाइडिंग मॉर्निंग है, तो जॉन डन की पोएम, उसमें इन्होंने दो ऐसे हेट्रोजीनियस आइडिया है उनको आपस में मिलाया है। विट एंड इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट, poems were structured as logical, persuasive argument rather than simple lyrical expression of feeling। विट और इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट वहाँ पर होते थे, और पोइम थी वो लॉजिक तरीके से किसको उसको स्ट्रक्चर किया जाता था। परसुएसिव जो मनाने वाली होती थी, परसुएसिव उसमें आर्ग्यूमेंट्स होते थे, रदर देन सिंपल लिरिकल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, जो कि रेनेसां के टाइम में जो सोनेट्स वगैरह, पोइट्री वगैरह लिखी जाती थी जिसमें सिंपल लिरिकल एक्सप्रेशन होते थे, वो इसमें होने बंद हो गए। इसमें विट, इंटेलेक्चुअल, मेटाफिजिकल कंसीट, कोलोक्वियल टोन एंड एब्रप्ट ओपनिंग, जैसे कि ये कोलोक्वियल टोन और एब्रप्ट ओपनिंग। एब्रप्ट ओपनिंग है यानी कि अचानक से शुरुआत हो जाना, बिना किसी कोई माहौल या फिर कुछ ऐसा बेस बनाए बिना तुरंत ही ऐसे शुरू हो जाना। जैसे डायरेक्ट कन्वर्जेशनल फ्रेजिंग दैट मिमिक्स नेचुरल स्पीच। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया है, फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी नो, भगवान के लिए अपनी ज़बान को बंद रखो या ज़बान को मत चलाओ और मुझे प्यार करने दो। ऐसा ये जॉन डन की पोएम है फॉर गॉड्स सेक के लिए। और एब्रप्ट ओपनिंग दोस्तों ऐसी है कि जॉन डन का जो एक पोएम लिखा हुआ है द सन राइजिंग, उसमें वो डायरेक्ट सूर्य को एड्रेस करता है। मतलब हर कोई पोएम शुरू करने से पहले बिना किसी बेस बनाए वो डायरेक्ट ऐसे किसी को एड्रेस कर देता है, तो यही एब्रप्ट ओपनिंग कहलाती है। और कोलोक्वियल टोन, टोन कैसी होती है? जो आसपास के जो लोग होते हैं उनकी जो भाषाएं होती है, उनकी जो टोन होती है, उनकी बोली होती है, उनकी बोली के अंदर वो ऐसा लिखता है, उनके बारे में ही लिखता है। जैसे द सनराइजिंग में उन्होंने कंट्री आंट्स के बारे में लिखा था, स्टूडेंट्स के बारे में लिखा था, और सन के बारे में लिखा था, वगैरह वगैरह। फ्यूजन ऑफ इमोशन एंड इंटेलेक्ट, इमोशन और इंटेलेक्ट का फ्यूजन। T.S. Eliot famously noted that these poets possessed sensuous apprehension of thought before a dissociation of sensibility occurred in latter ages, blend of sacred and profane, or constant blurring of physical erotic love with divine religious devotion। इसमें यह कहा गया कि टी.एस. एलियट ने जो टर्म कॉइन की थी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी या सेंसुअस अप्रहेंशन ऑफ थॉट, वो कहीं ना कहीं जाकर इससे मेल खाती है। लेकिन टी.एस. एलियट ने इसे बाद वाले एज में, जो लेटर 20वीं सेंचुरी के बाद में उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, और जिसमें क्या होता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में ब्लेंड ऑफ सैक्रेड यानी कि पवित्र और ऐसे जो भाव ये धारणाएँ होती है उनका मिश्रण करना, और जो फिजिकल और एरोटिक लव को जिसमें कांस्टेंट को उन्होंने ब्लरिंग किया है, डिवाइन और रिलीजियस फिगर्स उसमें बताए हैं, वगैरह वगैरह, ये इनकी थीम होती थी ये। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेटाफिजिकल पोएट्री आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेटाफिजिकल कंसीट, विट एंड इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट थे, कोलोक्वियल टोन थी उसकी, एब्रप्ट ओपनिंग होती थी, और फ्यूजन ऑफ इमोशन एंड इंटेलेक्ट का दोनों का क्या हुआ, वहाँ पर मेल हुआ। तो ये थी। और इसके जो बड़े फिगर है मेटाफिजिकल पोएट्री के, वो जॉन डन ही माने जाते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री।
तो आंसर आपका जॉन डन ही होगा। हालांकि जॉन डन के जो इन्फ्लुएंस लोग थे वो और भी थे इसमें, जैसे एंड्रयू मार्वेल है, अब्राहम काउली है, जॉर्ज हर्बर्ट है। तो उनके बारे में अपन देखते हैं, जो मेटाफिजिकल पोइट थे, और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में देखते हैं। जॉन डन ने लिखा था द फ्ली में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी थी कि इट सक्स मी फर्स्ट नाउ सक्स दी एंड इन दिस फ्ली आवर ब्लड मिंगल्ड इन द बी। ऐसा इन्होंने कहा था कि जो फ्ली है, जो बी है, उन्होंने पहले मुझे काटा, बाद में तुम्हें काटा। अब इस जो फ्ली है इसके अंदर जो अपन दोनों का जो खून है, जो ब्लड है, वो इसके अंदर मिक्स हो गया है। यानी कि एक सिंबल दिया था कि अभी हमारे भी एक होने का क्या समय है। यानी कि इसकी जितनी भी पोइम आप पढ़ोगे मेटाफिजिकल पोइट्री के जो अंतर्गत आती है, जॉन डन की सारी पोइम्स, उनमें इन्होंने खूब लव और जो सेक्सुअलिटी है उसको उन्होंने कूट कूट के इसके अंदर भर रखा है। सॉन्ग्स और सोनेट लिखे थे इन्होंने, होली सोनेट्स लिखे थे, डिवोशन अपॉन इमरजेंट और ओकेजन। होली सोनेट्स भी लिखे थे इन्होंने जॉन डन ने। जॉन डन की वाइफ थी एनी डन, जिससे उन्होंने मतलब ज़बरदस्ती या फिर कह सकते हैं उनके घर वालों के विरुद्ध शादी की थी इन्होंने, जॉन डन ने। बाद में जब उनको जॉब से निकाल दिया गया, ये पहले एमपी भी रह चुके थे, जॉब से निकाल दिया गया, तब इनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तब इन्होंने एक लाइन कही थी कि जॉन डन, एनी डन और अनडन, द कैनोनाइजेशन ए वैलिडिक्शन फॉरबाइडिंग मॉर्निंग, डेथ बी नॉट प्राउड। ये अभी फर्स्ट हाल ही के आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड सिलेबस के अंदर मेंशन है ये। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं एंड्रयू मार्वेल। मिससेलेनियस पॉइम्स लिखी थी इन्होंने, पोइटिकल सटायर्स भी लिखे थे, जिनमें उनकी सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइम है वो है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, द गार्डन एंड ओरेशियन ओड। ये दो थे इनकी, एक द गार्डन एंड ओरेशियन ओड एंड टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम। उसके बाद है अब्राहम काउली की द मिस्ट्रेस 1674 एंड द पिंडरिक ओड और डेविडीज लिखे थे इन्होंने पिंडरिक ओड को लिखा था, जिसको काउलियन ओड भी कहा जाता है। द विस एंड द ग्रास ऑफर नॉन फॉर पॉपुलराइजिंग द पिंडरिक ओड इन इंग्लिश में जो पिंडरिक ओड को जो पॉपुलर किया था वो पॉपुलर अब्राहम काउली ने ही किया था। उसके बाद देखते हैं जॉर्ज हर्बर्ट, द टेम्पल, सेक्रेड पोइम्स एंड प्राइवेट इजैक्यूलेशंस, द कॉलर, द पुली, ईस्टर विंग्स एंड पैटर्न पोइम सेप्ट लाइक विंग्स और वर्च्यू। ये जॉर्ज हर्बर्ट की पोइम्स हैं, जिसमें द टेम्पल और इसका जो पब्लिकेशन ईयर है ये आपको याद रखना है। और अब आता है हेनरी वोगन, साइलेक्स सेंटिलेंस 1650, माउंट ऑफ ओलिवस, द वर्ल्ड आई सा एटर्निटी, द अदर नाइट, द रिट्रीट इन्फ्लुएंस्ड वर्ड्सवर्थ इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी, दे आर ऑल गॉन इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। ये जो द रिट्रीट थे, इससे वर्ड्सवर्थ की जो इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी है, ये पोइम इससे क्या है, इन्फ्लुएंस है। हेनरी वोगन की जो पोइम है रिट्रीट, उससे वर्ड्सवर्थ की इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी पोइम क्या है, इन्फ्लुएंस है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कैरोलाइन एज के बारे में, इंट्रोडक्शन टू द कैरोलाइन एज। द कैरोलाइन एज रेफर्स टू द पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री ड्यूरिंग द रेन ऑफ द किंग चार्ल्स फर्स्ट। दोस्तों, हम रेनेसां पढ़ रहे थे, रेनेसां में हमने सबसे पहले रेनेसां का इंट्रोडक्शन देखा, रेनेसां के जो मेजर राइटर्स थे वो देखे, और रेनेसां के अंदर जो 4 मेजर डिवीज़न होते हैं एजेस के, उनको अपने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले अपन एलिजाबेथन पढ़ा था, एलिजाबेथन के बाद में अपन जैकोबियन पीरियड पढ़ा था। अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो है कैरोलाइन पीरियड, जो 1625 से 1642 इसमें लिखा हुआ है, जो कि गलत लिखा हुआ है। वो यहाँ पे 1642 नहीं 1649 होगा। अब कैरोलाइन एज 1649 तक चली थी, कैरोलाइन जिसमें चार्ल्स फर्स्ट का शासन था, और 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू होता है। तो ये 4 पीरियड थे पहले, जिसमें एलिजाबेथन पीरियड, जैकोबियन पीरियड, कैरोलाइन एज और प्यूरिटन एज या कॉमनवेल्थ पीरियड। तो अपन अब तीसरा पढ़ रहे हैं, जिसमें है इंट्रोडक्शन टू द कैरोलाइन एज। द कैरोलाइन एज रेफर्स टू द पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। जो किंग चार्ल्स फर्स्ट के अंतर्गत जो हुआ था
उसी को ही कैरोलिन एज के अंतर्गत माना जाता है। एटिमोलॉजी, कैरोलिन जो नाम है उसको कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ पे। द नेम कैरोलिन इज डिराइव्ड फ्रॉम कैरोलस, कैरोलस से बना हुआ है। एंड द लैटिन वर्ड्स फॉर द चार्ल्स वर्ड, चार्ल्स के लिए जो लैटिन नाम है वो है कैरोलस, और उसी से ही किसको कैरोलाइनाइज किया गया है। टाइम फ्रेम, इट ऑफिशियल स्पेंस फ्रॉम द 1625 व्हेन चार्ल्स फर्स्ट एक्सेंडेड टू थ्रोन फॉलोइंग द डेथ ऑफ जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट की मृत्यु के बाद जब चार्ल्स फर्स्ट राजा बने थे तभी इसी एज को, इसकी शुरुआत मानी जाती है। और 1642 में व्हेन द इंग्लिश सिविल वॉर ब्रोक एंड द पार्लियामेंट फॉर सिबली शट डाउन एट द पब्लिक थिएटर इन लंदन। 1642 में इंग्लैंड में सिविल वॉर हुआ था, तब इसकी एंड मानी जाती है। लेकिन जो इसकी जो ऑफिशियल डेट है वो कैरोलिन एज की, वो चार्ल्स फर्स्ट की मृत्यु के बाद ही मानी जाती है, जो कि 1649 है। तो इसमें ये भी पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है। लिटरेरी ट्रांजिशन, और जो संक्रमण काल था उसमें क्या था। इट रिप्रेजेंट्स ए टर्बुलेंट ट्रांजिशनल एरा बिटवीन द रेनेसां एंड द प्यूरिटन कॉमनवेल्थ के बीच में। The literature of this era reflects a deeply divided nation, split between the sophisticated aristocratic and courtly culture and the strict और राइजिंग टाइड ऑफ द रिलीजियस प्यूरिटनिज्म। इस समय में जो रिलीजियस प्यूरिटन थे उनका उफान वहाँ पे आ रहा था, उनका ज्वार वहाँ पे आ रहा था, वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे और उनका गुस्सा धीरे धीरे इनके ऊपर हावी हो रहा था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कैरोलिन एज का। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच में, इनके बीच में क्या हुआ, संघर्ष हुआ, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट बिलीव्ड करता था डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। चार्ल्स फर्स्ट मानता था कि मैं हूँ राजा, जो कि भगवान का सीधा प्रतिनिधि है, और आप मेरे को मानो, पार्लियामेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। जैसा ही इन्होंने ऐसा कहा तो प्यूरिटन जो लोग थे, जो पार्लियामेंट था, उनको ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने राजा के खिलाफ क्या छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया। इंसिस्टिंग दैट हिज अथॉरिटी कैम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। वो ऐसा कहता था कि उसकी जो अधिकार है वो भगवान के द्वारा डायरेक्ट ऐसे अथॉरिटी वहाँ से आती है और वहीं से सारा सिस्टम चलता है। ही अटेम्प्टेड टू रूल विदाउट कॉलिंग पार्लियामेंट फॉर 11 ईयर्स। 1629 से 1640 तक उन्होंने पार्लियामेंट का एक भी सत्र नहीं लिया, जिसमें कोई मानसून सत्र नहीं चले थे, कोई बजट सत्र नहीं चला था, ना कोई शीतकालीन सत्र चले थे, कुछ भी। यानी कि 11 साल तक कोई पार्लियामेंट में आया ही नहीं। ए पीरियड नॉन एज द 11 ईयर्स टायरनी और द पर्सनल रूल। और जो ये 11 साल का जो समय था, इसको टायरनी या पर्सनल रूल या उसका वो निजी मामला कहते हैं। इसे क्या हुआ, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। टू रेज फंड्स विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, चार्ल्स इम्पोज्ड कंट्रोवर्शियल टैक्सेज सच एज शिप मनी, इलीगल कस्टम्स ड्यूटीज एंड एलाइनेशन मर्चेंट्स, नोबिलिटी एंड द लैंड ओनर्स अलाइक। जैसे ही ये फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने कैसे किया कि जो चार्ल्स फर्स्ट था, वहाँ पे पार्लियामेंट तो लगता नहीं था, तो उनकी मांग भी कोई उठाएगा नहीं, तो उन्होंने जो जहाज़ों का पैसा, इलीगल जो कस्टम्स थे, ड्यूटीज़ थी, वो भी उनके ऊपर थोप दी। और मर्चेंट के साथ इन्होंने ऐसी नीतियाँ अपनानी शुरू की, और लैंड ओनर के साथ भी, जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे पैसा हड़प सके, ऐसा वो करने लग गया। उसके बाद में रिलीजियस टेंशन और हाई एंग्लिकनिज्म। चार्ल्स फर्स्ट मैरिड हेनरिटा मैरिया। चार्ल्स फर्स्ट ने जो शादी की थी वो की थी हेनरिटा मैरिया, फ्रेंच कैथोलिक प्रिंसेस थी, जो विच अराउज इंटेंस फियर्स ए कैथोलिक रिवाइवल, जिससे कैथोलिक रिवाइवल हुआ। और एडिशनली चार्ल्स अपॉइंटेड विलियम लॉर्ड एज आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी का आर्च बिशप विलियम लॉर्ड को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया था। लॉर्ड इन्फोर्स्ड रिजिड हाई सर्च एंग्लिकन रिचुअल्स एंड द परसिक्यूटेड प्यूरिटन्स डिवाइन ड्राइविंग पॉलिटिकल एंड रिलीजियस रेडिकलिजेशन। जैसे ही इन्होंने विलियम लॉर्ड को आर्च बिशप घोषित कर दिया, वहाँ पे पादरी घोषित कर दिया कैंटरबरी का, तो उन्होंने अपनी सत्ता चलानी शुरू कर दी उसने अलग से, और उसने एंग्लिकन रिचुअल्स को वहाँ पे बढ़ावा देना शुरू कर दिया, कैथोलिक को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इससे प्यूरिटन्स नाराज़ हो गए और प्यूरिटन्स में गुस्सा और तेज हो गया। वहाँ पे रिलीजियस और पॉलिटिकल जो उग्रवादी भावना थी वो और तेज हो गई। द बिशप वॉर्स, अब जो पादरियों के बीच संघर्ष होने लग गया। चार्ल्स ट्राइड टू फोर्स ए न्यू एंग्लिकन बुक ऑफ द कॉमन प्रेयर के लिए वो एक नई एंग्लिकन बुक लाना चाहता था ऑन द प्रेबिस्टेरियन स्कॉटलैंड वाली वो, क्योंकि ये राजा वहीं से बिलोंग करते थे। द स्कॉट्स रिबेल्ड, वहाँ पे स्कॉट ने विद्रोह कर दिया। फोर्सिंग चार्ल्स टू फाइनली समन पार्लियामेंट टू रेज फंड्स एंड डायरेक्टली ट्रिगरिंग द पॉलिटिकल क्राइसिस टू 1640 to 1642।
वहाँ पे क्राइसिस उत्पन्न हो गया, वहाँ पे भयंकर संकट आया गया, क्योंकि इन्होंने जब 11 साल तक पार्लियामेंट नहीं बुलाया तब वहाँ पे फंड्स की वगैरह की समस्या आने लग गई। अब आता है कॉज ऑफ द सिविल वॉर, इंग्लिश सिविल वॉर। अब इंग्लिश के सिविल वॉर होने के कारण क्या थे उसके बारे में पढ़ते हैं। द सिविल वॉर ब्रोक आउट इन द अगस्त 1642 बिटवीन द रॉयलिस्ट कैवलियर्स एंड हु सपोर्टेड किंग चार्ल्स फर्स्ट एंड द पार्लियामेंट राउंडेड्स लेड बाय ओलिवर क्रॉमवेल एंड द पार्लियामेंट लीडर्स। जो सिविल वॉर था वो किनके बीच में हुआ था? जो रॉयलिस्ट जो कि कैवलियर थे, यानी कि सन्स ऑफ मैन भी कहते हैं जिसको, जिसमें लवलेस, सकलिंग, कैर्यू और हैरिक जो आते हैं, जो बैन जॉनसन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जो रॉयलिस्ट थे। और जो चार्ल्स फर्स्ट था उसके और पार्लियामेंट के बीच में, और पार्लियामेंट को कौन लीड कर रहा था इसको? ओलिवर क्रॉमवेल। और जो पार्लियामेंट्री जो लीडर थे वो इसको लीड कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। पार्लियामेंट वांटेड टू लिमिट रॉयल पावर। पार्लियामेंट सिर्फ इतना ही चाहता था कि जो राजा की शक्तियाँ वो सीमित रहे, कंट्रोल द मिलिट्री कंट्रोल करे, एंड हैव ए फाइनल से इन टैक्सेशन विच चार्ल्स रिफ्यूज्ड टू ग्रांट। और वो चाहते थे कि इसमें थोड़ी सी शक्तियाँ रहे जिसमें टैक्स का निर्धारण कर दे, मिलिट्री पर थोड़ा सा कंट्रोल भी रख ले, और पार्लियामेंट में मतलब राजा के पास इसकी सीमित शक्तियाँ हो। लेकिन राजा ने यानी कि चार्ल्स ने इसको सीधा सा मना कर दिया, उसने ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया। अटेम्प्ट अरेस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। 1642 में जनवरी 1642 चार्ल्स एंटर्ड द हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि वहाँ पे पार्लियामेंट में आया विद आर्म्ड गार्ड्स के साथ, और अरेस्ट 5 लीडिंग पार्लियामेंट्री ओपोनेंट्स को उन्होंने वहाँ पे गिरफ्तार करवा दिया। दिस अनप्रेसिडेंटेड वायोलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मेड वॉर इनवाइटेबल। इसी से वहाँ पे जंग की शुरुआत हो गई, सिविल वॉर की शुरुआत हो गई वहाँ पर, जो 5 लोगों के अरेस्ट होने के बाद। अब आता है रिलीजियस एक्सट्रीम। प्यूरिटन्स पार्लियामेंट व्यूड द किंग एंड आर्चबिशप लॉर्ड एज एजेंट्स ऑफ पोपेरी कैथोलिसिज्म एंड sought टू डिसमेंटल द एंग्लिकन हायरार्की। अब प्यूरिटन्स को क्या लगने लगा? जो रिलीजियस प्यूरिटन्स थे उनको लगने लगा कि जो किंग है और जो आर्च बिशप लॉर्ड है उन्होंने कैथोलिसिज्म का प्रचार करना शुरू कर दिया है, और वो अब एंग्लिकन जो हायरार्की है उसको डिसमेंटल करना चाहते हैं। आउटब्रेक ऑफ वार। जैसे युद्ध की शुरुआत कैसे? चार्ल्स रेज्ड द रॉयल स्टैंडर्ड एट नॉटिंघम इन अगस्त 1642, ऑफिशियली डिवाइडेड इंग्लैंड इनटू 2 वॉरिंग कैंप्स। और इससे इंग्लैंड में 2 गुट बन गए, और 1642 में नॉटिंघम में रॉयल स्टैंडर्ड के साथ चार्ल्स और पार्लियामेंट के बीच में वॉर की शुरुआत हो गई, जिसको हम सिविल वॉर के नाम से जाने जाते हैं, इंग्लैंड का सिविल वॉर। इसी से ही नई नई चीज़ें शुरू हुई, नए विकास आने शुरू हुए, लिबरेशन आनी शुरू हुई, ऐसी चीज़ें शुरू हुई थी। ड्रामा जिस चीज़ में कम बंद हो गए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन पढ़ेंगे कैवलियर पोइट्स, ड्रामेटिस्ट एंड प्रोज राइटर्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू। आपने अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लीज़ वहाँ पे देख ले, जैसे आपको आउटलाइन इंग्लिश लिटरेचर की समझ में आ जाए।